गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे मैं आरपी मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, कल की तरह आज फिर एक धुआंधार सेशन में क्वेश्चंस की गुणवत्ता सेम रहेगी गाइज, और जरूर आफ्टर दिस प्रैक्टिस गाइज आर गोइंग टू टेल मी, आप मुझे बताएंगे कैसी लगी आज की प्रैक्टिस। तो दोस्तों, बिना किसी प्रकार के टाइम को वेस्ट किए गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नो बकवास, नो स्टूपिड आर्गुमेंट्स, गोइंग टू टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है, यह किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की, वुडवर्थ की, हिलगार्ड की या गिलफोर्ड की? आइए शुरू करते हैं। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही क्या है? अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी है? क्रो एवं क्रो ने, वुडवर्थ ने, हिलगार्ड ने या गिलफोर्ड ने? आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यस, गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का पहला क्वेश्चन। आइए, यस, आइए शुरू करते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन देख चुके हैं, मैं सामने आता हूं। दोस्तों, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों मतलब अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या है दोस्तों? वो कह रहे हैं कि लर्निंग इज अबाउट एक्वायरिंग हैबिट्स, नॉलेज एंड स्किल्स। और दोस्तों, यह महान परिभाषा दी है किसने? दोस्तों, तीन परिभाषाएं आपको एक साथ दिखाना चाहता हूं, तीनों को एक बार। गिलफोर्ड ने क्या कहा है? व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है। आइए अगला, वुडवर्थ ने क्या कहा है? अधिगम एक क्रिया है। क्या? अधिगम एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर स्थायी प्रभाव डालती है। जबकि दोस्तों, क्रो एंड क्रो की है डेफिनेशन क्या? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। सो द राइट आंसर यस, ए फॉर इलाहाबाद। लेट्स गो, अमेरिका से इलाहाबाद आते हैं। ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर। क्रो एंड क्रो सभी लोग दोस्तों समझ रहे हैं, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। आइए देखते हैं दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप। आइए शुरू करते हैं। एक बार देखें क्वेश्चन। अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए हिलगार्ड, पावलोव, कॉल्विन, वुडवर्थ। आइए, ध्यान सुनेंगे दोस्तों, इसमें गाइस धोखा मत खाइएगा। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। दोस्तों, पावलोव ने, यद्यपि हम सब जानते हैं पावलोव का सिद्धांत है, कॉल्विन। द राइट आंसर इज गाइस हिलगार्ड। सही उत्तर क्या है? यह डेफिनेशन है किसकी? हिलगार्ड की। और आइए एक बार दोस्तों आगे चलते हैं। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही क्या है? अधिगम है। लेट्स गो टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से, आइए एक बार देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सेल्डन के व्यक्तित्व में सम्मिलित नहीं है? आइए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा सेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? गोलाकार, आयताकार, चौंगाकार, लंबाकार? आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सभी जानते गाइज, हम सब जानते हैं, वास्तव में सिर्फ व्यक्तित्व के 3 प्रकार ही बताए हैं किसने? हमारे सेल्डन ने। दोस्तों, कई जगहों पे पढ़ाया हुआ है, तो मैं चाहूंगा मेरे स्टूडेंट जरूर इसका उत्तर बताएं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? किसके? सेल्डन के। दोस्तों, आपको बता दें, सेल्डन ने 3 तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। क्या? एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक एक बार देख लेंगे। अगला है दोस्तों एंडोमॉर्फिक,
एंडोमॉर्फिक। तीसरा कहलाता है दोस्तों क्या? मेसोमॉर्फिक। क्या? मेसोमॉर्फिक। अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक्टोमॉर्फिक, यस आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया गया, बिल्कुल सही। एक्टोमॉर्फिक का अर्थ है लंबकाय, एंडोमॉर्फिक का अर्थ है गोलाकार, गोलकाय। और दोस्तों आयताकृति, क्या? एंडोमॉर्फिक का अर्थ है दोस्तों क्या, माफ करेंगे, मेसोमॉर्फिक का अर्थ है आयताकृति, गोलाकृति, लंबाकृति और आयताकृति। आप मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, फिर सुनेंगे। गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति। देखिए दोस्तों यहां ध्यान सुनेंगे, सिर्फ इंग्लिश ही आपका एक रास्ता है, इसलिए मैं कहूंगा आप वहां हिंदी में कंफ्यूज मत होइए, सीधा इंग्लिश याद करिए। और दोस्तों ध्यान से, क्योंकि आप जानते हैं शरीर रचना के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व बताया है, और एक और आदमी ने बताया है दोस्तों, किसने? आगे वो भी आएगा। और किसने बताया दोस्तों? क्रैचमर ने बताया है। किसने बताया है? क्रैचमर ने बताया है गाइज। इसलिए दैट्स वाई, फिर सुनेंगे, इसीलिए दोस्तों क्या होगा, इसीलिए कहते हैं। तो आपको ट्रिक क्या रहेगी, अगर आपके लास्ट में फिक, जैसा मैं क्लास में भी बताता हूं, जैसे आप देख सकते हैं सब में फिक आया है, क्या? एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। अगर फिक आए तो जान लीजिएगा कि सेल्डन का भी विभाजन है। अगर फिक नहीं आता है तो ये जान लीजिएगा कि क्रैचमर का विभाजन है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? चोंगाकार। तो दोस्तों चोंगाकार या इस टाइप का कोई भी व्यक्तित्व का विभाजन नहीं दिया है किसने? सेल्डन ने दोस्तों। तो आइए एक बार देखते हैं सही उत्तर क्या है। यस, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। यस, आई यस, गो। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है? सब क्लास में दोस्तों लिखवा चुका हूं। क्या? यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है? थैनेटोस, इरोस, लिबिडो, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ए एंड बी दोनों, माफ करेंगे। यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है? थैनेटोस, इरोस, लिबिडो या ए और बी दोनों? आइए दोस्तों, सभी को पढ़ाया गया है फ्रायड के प्रमुख शब्दों में दोस्तों, मैंने आपको जम के पढ़ाया हुआ है। यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहते हैं? थैनेटोस, इरोस, लिबिडो, ए और बी दोनों। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सभी जानते हैं दोस्तों, फ्रायड ने अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत में थैनेटोस को कहा है गाइज मृत्यु मूल इच्छा, और इरोस को कहा है जीवन मूल इच्छा, और दोस्तों उन्होंने लिबिडो को कहा है यौन मूल इच्छा। तो दोस्तों बताने मैं चाहूंगा, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिसकी व्याख्या चल रही है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। अब आपको दिख ही रहा है सही उत्तर क्या है, एंड द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं। यस, बिल्कुल सही गाइस। तो आइए एक बार चलते हैं, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन व्यक्तियों का शरीर, ध्यान से देखिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों का शरीर नाटा चित्त आराम पसंद होता है, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों खूब अच्छे से समझाया गया है, खूब अच्छे से। शरीर नाटा, तो दोस्तों ध्यान सुनेंगे, पुष्टकाय, स्थूलकाय, गोलकाय, मिश्रित काय। आइए शुरू करते हैं। यस, आइए आइए दोस्तों, पहले हम इसके इंग्लिश की बात करेंगे। यह डिवीजन दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था, यह डिवीजन सेल्डन का नहीं गाइज, यह डिवीजन किसका है? क्रैचमर का। किसका डिवीजन है? क्रैचमर का। तो आइए एक बार देखते हैं क्रैचमर का डिवीजन क्या कहता है। दोस्तों क्रैचमर ने व्यक्तित्व के, देखिए दोस्तों दो अंतर है, एक तो फिक वाला अंतर है जो आप याद कर सकते हैं, दूसरी बार
सेल्डन ने बताए हैं 3 प्रकार, जबकि दोस्तों क्रैचमर ने बताए हैं 4 प्रकार। तो आइए एक बार देखते हैं क्या है उनके नाम। तो एक बार देखते हैं दोस्तों, आइए चलेंगे 4। पहले को कहते हैं दोस्तों एस्थेनिक। एस्थेनिक क्या कहेंगे? एस्थेनिक। एस्थेनिक जिसे बोलते हैं लंबकाय। क्या बोलते हैं? लंबकाय। दूसरा, अभी आपको बड़े मजेदार तरीके से, दूसरा है दोस्तों पाइकनिक। पाइकनिक, और पाइकनिक को बोलते हैं गोलकाय। गोलकाय। तीसरे को दोस्तों कहते हैं क्या? एथलेटिक। एथलेटिक, और इसे कहते हैं सुडौलकाय। सुडौलकाय, या इसी को बोलते हैं गोलकाय। माफ करेंगे दोस्तों, पुष्टकाय। क्या बोलेंगे? पुष्टकाय। यस, पुष्टकाय हिंदी में। और दोस्तों लास्ट में उन्होंने इन तीनों का मिश्रण बता दिया है, और तीनों का मिश्रण का नाम है दोस्तों मिश्रित काय। क्या? मिश्रित काय, और इसे बोलते हैं डायप्लास्टिक। देखेंगे, डायप्लास्टिक। थोड़ा आपको मजाकिया लहजे में बता दूं, जैसे मैं क्लास में बताता हूं दोस्तों, पहले एक बार समझ लें। तो दोस्तों वह आदमी जो मरियल टाइप का, दुबला पतला होने का, गर्दन नुकीली, पतला दुबला, दूसरे की बहुत मजा लेता है, पर अगर आप उसकी मजा ले लोगे गुस्से में आ जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, ऐसे आदमी को स्थैनिक या लंबकाय कहते हैं। पाइकनिक दोस्तों शाम को चाइनीज चाट फुल्की की दुकानों पे दिखने वाला, जो एकदम एकदम दोस्तों पूरा गोलू रहने का, हाथ पैर सब बराबर होने का, हाँ दोस्तों एकदम गोला चेहरा होने का, तो ऐसा मोटू गोल मटोल गोलू नाटा ठिगना, जो दोस्तों भोजन करने के लिए लजीज स्वाद का प्रेमी हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? गोलकाय बोलेंगे। एथलेटिक, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों इसका पेट वोट हमारी तरह बिल्कुल नहीं निकला होगा। चुस्त दुरुस्त, ऊर्जावान, सक्रिय। एथलेटिक से आप समझ रहे हैं दोस्तों, एथलेटिक से बना है एथलीट, और एथलीट दोस्तों चुस्त दुरुस्त होते हैं। तो यह हमारा दोस्तों अगला वर्ड है मिश्रित काय। अब दोस्तों मुझे नहीं पता है, पर ऊपर के तीनों का मिश्रण, जिसमें कुछ गुण किसके हो? स्थैनिक के, कुछ गुण किसके हो? पाइकनिक के हो, कुछ गुण किसके हो? एथलेटिक के हो। तो ये दोस्तों ऐसे आदमी को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित काय बोलेंगे। दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या है? शरीर मोटा कद नाटा चित्त आराम पसंद। दोस्तों यह खाने पीने का, मैंने बोला ना चाट फुल्की, दोस्तों ये स्वादिष्ट भोजन का बहुत बड़ा प्रेमी है। कैसा? स्वादिष्ट भोजन का बहुत बड़ा प्रेमी है ये दोस्तों। आपको बस खाता पीता मिलेगा। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई दोस्तों। यस बिल्कुल, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। और आपने क्या उत्तर दिए? ग्रेट। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके लेट्स गो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, मैं चाहूंगा स्क्रीनशॉट ले लें। सो प्रैक्टिस में हमेशा अब इस तरह से ही मिलेगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 6, राजीव एक खुशमिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ठीक है, उसकी प्रवृत्ति। और अगला दोस्तों अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, स्नायु विकृत स्थिरता। ये शुरू करते हैं। अरे भैया राजीव एक खुशमिजाज और मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी और अकेलापन उसे पसंद नहीं है दोस्तों। तो कैसा बंदा होगा? आइए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं गाइज, यह युंग का विभाजन है। किसका विभाजन है? युंग का विभाजन है। एंड ऑल ऑफ नो व्हाट इज द राइट आंसर। हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। तो एक बार देखते हैं। राजीव एक मिलनसार एवं खुशमिजाज व्यक्ति है दोस्तों, तो बताने की जरूरत नहीं है राजीव का व्यक्तित्व कैसा होगा। और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। राजीव का व्यक्ति होगा दोस्तों बहिर्मुखी। बिल्कुल सही, क्योंकि साफ साफ लिखा है अकेला करने उसे पसंद नहीं, इसलिए वो हो नहीं सकता क्या? अंतर्मुखी। इसलिए मजबूरी में हमें क्या लगाना पड़ेगा? बहिर्मुखी। वरना हमारे पास चांस दोस्तों उभयमुखी का भी था, हमारे पास उभयमुखी का भी चांस था, पर वो मना कर रहा है किससे? अगर दोनों के गुण मिलते तो हम क्या लगाते? उभयमुखी। पर क्योंकि इसमें दोस्तों केवल एक का गुण मिल रहा है, सो द राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। आई किशोरावस्था में, बस दोस्तों बहुत बढ़िया से मैंने इसको पढ़ाया हुआ है दोस्तों। आइए देखते हैं। किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। फ्रायड ने इस भावना को क्या कहा है दोस्तों? कई बार दोस्तों अपने ही रूप को देख करके, क्या अजीब दोस्तों। महान सिगमंड फ्रायड मेरे गुरु,
क्या बात करते हैं दोस्तों। कह रहा किस दोस्तों, कई बार किशोरावस्था में हम आप अपने आप को बहुत हैंडसम समझकर आईने के सामने खड़े होते हैं और हमको लगता है कि मोहल्ले में हमसे खूबसूरत कोई नहीं। दोस्तों बस ऐसी हंसा रहा था कि किशोरावस्था बड़ी अजीब अवस्था होती है, एकदम स्प्रेस में डाल के गॉगल्स वगल्स लगा के दोस्तों निकलते हैं, उधर से पापा आ जाते हैं और डांट के बैठा देते हैं। तो यह प्रवृत्ति मैंने गाइस कई बार पढ़ाया, मूल प्रवृत्ति नार्सिसिज्म, अट्रैक्शन, भ्रम, तो मैंने पढ़ाया हुआ है। अपने आप से, इसे स्व प्रेम कहते हैं दोस्तों, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति, और वी कॉल इट नार्सिसिज्म। दोस्तों मैंने आपको बताया था प्राचीन यूनान में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नार्सिक। दोस्तों नार्सिक के साथ एक समस्या थी, नार्सिक अपने ही रूप को प्यार करता था, अपने ही रूप को प्यार करता था, इसलिए उसे क्या बोलते थे, नार्सिसिज्म। तो अपने आप से स्वप्रेम, खुद से ही प्रेम करना, खुद पर ही मोहित हो जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, नार्सिसिज्म। इट्स कॉल्ड स्वप्रेम। देखेंगे, यस, कॉल्ड स्वप्रेम। वेरी गुड इवनिंग गाइज, वंस मोर। और दोस्तों आई एम बैक अगेन, एवरीथिंग इज ऑल राइट, कम एंड रिफ्रेश। एक बार रिफ्रेश कर ले दोस्तों, आ जाए तो हम लोग वापस आ गए हैं। यस, आइए, आप मुझे दोबारा देख सकते हो दोस्तों, सब कुछ ठीक है। यस, बिल्कुल सही, सब ठीक है, वापस आ जाए। यस, आइए देखते हैं। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो मैंने आपको बोला था यह सिद्धांत दिया है किसने, डेविड सी मैक्लीलैंड ने। दोस्तों एक बार कंफर्म करें, सबको लिखवाया गया है। उन्होंने कहा एक आदमी 3 तरह की चीजों से प्रेरित हो सकता है। वह आदमी जिसे सिर्फ प्रेरणा है किससे, सत्ता से। वह आदमी जिसे सिर्फ बिजनेस में, नौकरी में, पढ़ाई में रोज नया रिकॉर्ड बनाना है, यह उपलब्धि से प्रेरित होता है। और आम आदमी जो हमारी आपकी तरह है दोस्तों, जिसके पास न तो पैसा है, न तो उपलब्धि है, न सत्ता है, तो हमारे आपके लिए दोस्तों सिर्फ संबंध, चाचा जी, दादाजी, मामा जी, बुआ जी, फूफा जी मायने रखते हैं। यस, आई, नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है गंदो, दिखाई नहीं पड़ रहा है। यस, आई, आवाज देखो ना, डबल आ रही क्या? यस, आई, यस, ठीक हो गया, वापस आइए, ठीक है, ऑल राइट है, पर देख लें, ये तो है, ठीक हो गया, वापस आइए, ऑल राइट, आइए देखते हैं। यस दोस्तों, मैंने क्या बोला कि मैक्लीलैंड ने कहा कि व्यक्ति 3 तरह की, तो उन्होंने कहा दोस्तों, इसे उन्होंने कहा 3 तरह की आवश्यकता, इसे दोस्तों इसे आवश्यकता उपलब्ध सिद्धांत कहते हैं। नीड ऑफ पावर, इसे क्या बोलते हैं, नीड ऑफ पावर, इसे बोलते हैं नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड टू अचीव। और दोस्तों इसे कहते हैं नीड ऑफ अफिलेशन, जुड़े रहने की, संबंधों की मांग। और दोस्तों यह दिया है किसने, डेविड सी मैक्लीलैंड ने। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यस, आइए दोस्तों, लेट्स गो। यस, आइए शुरू करते हैं। यस, ओके, ओके, यस, ओके, ग्रेट, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 9, अभिप्रेरणा। देखिए गाइस, बहुत ही फेमस कोटेशन अगर मैं बोलूं आपको, एक बहुत ही फेमस कोटेशन है। क्या, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम संभावित राजमार्ग है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर ने, बी सोरेनसन ने, वुडवर्थ ने, वॉटसन ने। गाइस कई बार हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, तो मुझे जरूर बताएं, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम संभावित राजमार्ग है, यह किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, सोरेनसन ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, वॉटसन ने कहा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, मतलब अगर मैं फ्रेंकली बोलूं तो यह वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। और यह किसने कहा है गाइज? तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं चाहूंगा इसको आप रट्टा मारे, यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। कहा गया है क्या, मोटिवेशन इज पाथवे ऑफ लर्निंग। क्या, मोटिवेशन इज पाथवे ऑफ लर्निंग। क्या, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। दोस्तों कई जगहों पे सारे स्टूडेंट्स को लिखवाया हुआ है, तो एक बार मैं चाहूंगा जरूर दोस्तों बताएं। और सब कुछ ठीक है गाइस, जब आप
देख सकते हैं। थोड़ा एक दोस्तों एक्चुअली क्या था, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रॉब्लम आई थी, इट वाज प्रॉब्लम ऑफ 2 मिनट्स, आई मीन 1 मिनट का। तो आइए वापस आ जाए, आइए शुरू करते हैं। और हम लोग वापस आ गए हैं, लेट्स गो। आइए नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। आइए, मोटिवेशन शब्द का लैटिन की किस क्रिया से बना है दोस्तों? मोटिवेशन शब्द लैटिन के किस शब्द से बना है? मोटम से, मोटोम से, मोटम से, मोटम म्यूटम से, म्यूटोम से। आइए शुरू करते हैं इसको। अभिप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा की किस क्रिया से बना है? मोटम से, मोटम, मोटोम से, मोटम से, मोट्यूम से, या मोटाम से? तो आपको बता दें, अभिप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के, आप जानते हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। अभिप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। किससे? मोटम से, या कहीं कहीं मोटेम। दोस्तों इसकी दो स्पेलिंग्स है, मोटम या फिर क्या, मोटेम। तो दोस्तों दोनों ही हालत में उत्तर क्या होगा? बीफ बॉम्बे, क्योंकि दोस्तों प्रोनाउंसिएशन है मोटम, इसलिए दोस्तों मोटेम और मोटम, जिसका अर्थ होता है दोस्तों गतिशील करना। क्या? गतिशील करना, या फिर क्या करना? चलायमान करना। क्या करना? चलायमान करना। आइए एक बार देखते हैं। यस, इसको आइए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर 11, समस्थिति। दोस्तों हल पढ़ाया गया है, मैं चाहूंगा आप जरूर बताएं दोस्तों, आप सभी को लिखवाया गया है साम्यावस्था हल ने। दोस्तों मैं हिंट भी दे रहा हूं, यह क्वेश्चन हल से है, और मैंने आपको हल बहुत तगड़ा से पढ़ाया है दोस्तों। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट से चाहता हूं हल क्या, यह क्वेश्चन बताएं कि हल के अभिप्रेरणा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था हल का सिद्धांत अधिगम और अभिप्रेरणा दोनों का सिद्धांत है। तो एक बार आएंगे दोस्तों, जानेंगे हल के समस्थिति होमियोस्टैटिस, मैंने आपको बताया था, से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, व्यक्ति की बाह्य आवश्यकताओं से संतुलन की अवस्था, व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं की संतुलन अवस्था, शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था, शरीर के भीतर एक संतुलित संवेगात्मक अवस्था। गाइस मैंने आपको बताया दोस्तों, और मुझे आप बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। क्या? यस, आई 2600 पे हम पहुंच गए दोस्तों, सब कुछ ठीक है। यस, आई वापस आ गए हैं। यस, आइए देखते हैं। यस, इसको दोस्तों मैंने आपको पहले ही ये बात बताई थी। मैंने आपको क्या बोला था? याद करिए, मैंने क्या बोला था कि जब दोस्तों हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी था, तो हम हैं भगवान। दोस्तों हम घर से बाहर क्यों निकलेंगे अपने? मैंने क्या बोला था कि वह अवस्था है जब मनुष्य के पास कोई आवश्यकता नहीं है, वह बैलेंस्ड अवस्था है। मुझे लगता है मैं ईश्वर हूं, मुझे कौन सा काम है। और दोस्तों ऐसी अवस्था जब उसके पास कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह इच्छाओं से मुक्त है, अर्थात उसके बीच, क्योंकि दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं हल का सिद्धांत कहता है कि संतुलित अवस्था से विचलित करने के लिए जन्म लेती है क्या? आवश्यकता, और आवश्यकता से जन्म लेता है क्या? प्रणोद, और प्रणोद तब तक भगाता है जब तक ना मिल जाए क्या? प्रोत्साहन। क्योंकि सबलीकरण का सिद्धांत भी किसने दिया है गाइज? हल ने दिया है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। क्या? शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था को हम क्या बोलते हैं? यस, बिल्कुल सही उत्तर है गाइज। क्या? होमियोस्टैटिस। मैंने क्या बोला है? वह अवस्था जब व्यक्ति के पास कोई इच्छा या आवश्यकता नहीं है, तो उसकी शारीरिक क्या है दोस्तों? संतुलन स्थिति पे है। सो द राइट आंसर इज सी चेन्नई। लेट्स गो, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। आइए, गैरेट। दोस्तों सभी को बताया है, गैरेट के अनुसार अभिप्रेरक को, जरूर दोस्तों मैं सारे टेट सुपर टेट सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो एक बार जरूर बताएंगे गैरेट के अनुसार अभिप्रेरकों का वर्गीकरण क्या है। दोस्तों एक बार देखेंगे, गैरेट के अनुसार अभिप्रेरकों को कितने प्रकार में बांटा गया है? ऑप्शन ए, प्राकृतिक कृत्रिम शारीरिक, शारीरिक सामाजिक प्रभुत्व, जैविक मनोवैज्ञानिक सामाजिक, जन्मजात अर्जित। दोस्तों अभी अपने टेट के दोस्तों सुपर टीटी के बच्चे अभी भी जस्ट मैं इसे पढ़ा के भी आ रहा हूं, तो मैं चाहूंगा गाइस कि एक बार जरूर लेंगे। यस, आई दोस्तों ध्यान सुनेंगे, 3 प्रमुख डिवीजन है, मैं आपको बता देना चाहूंगा। पहला डिवीजन है दोस्तों किसका? एक बार इसको फोटोग्राफ, इसका एक फोटो क्लिक कर लेंगे, आई मीन एक स्क्रीनशॉट लेंगे। मैस्लो ने दोस्तों प्रेरकों को 2 भागों में बांटा है, जन्मजात प्रेरक और कैसा प्रेरक? अर्जित प्रेरक। अगला दोस्तों नेक्स्ट,
दूसरा डिवीजन है थॉमसन का। किसका? थॉमसन। उसने भी दोस्तों उदाहरण सेम है, सिर्फ नाम बदले हैं। स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम। कैसे? जो बनावटी हो, क्या हो? कृत्रिम प्रेरक। तीसरा विभाजन दोस्तों ध्यान सुनेंगे, तीसरा विभाजन गैरेट का है। किसका है? गैरेट का। उन्होंने 3 बताए हैं गाइस। क्या? पहला जैविकी प्रेरक। क्या? जैविकी प्रेरक। दूसरा कहलाता है सामाजिक प्रेरक। तीसरा उन्होंने क्या बताया है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। क्या बोला है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो जैविकी प्रेरक दोस्तों, अब देखिए मैं लो, जन्मजात प्रेरक क्या है? भूख प्यास। भूख प्यास लगेगी, अर्थात यह जन्मजात प्रेरक है। अर्जित, पैसा, संपत्ति, ये वातावरण में कमाया जाता है, अर्जित प्रेरक है। ठीक उसी तरह से थॉमसन में भूख प्यास कैसा प्रेरक है? स्वाभाविक। पैसा संपत्ति जनता ने बनाया है, कृत्रिम प्रेरक। वही कहानी दोस्तों गैरेट की भी है। भूख प्यास कैसे प्रेरक है? जिंदगी को बनाए रखने के लिए जैविकी प्रेरक। सम्मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, यह कैसे प्रेरक है दोस्तों? सामाजिक प्रेरक। संतुष्टि, हर्ष, प्रसन्नता, यह कैसे प्रेरक है गाइज? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो चलिए दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप समझ गए होंगे। हमारा उत्तर है गाइज सी फॉर चेन्नई। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, ऐसे करते हैं। यस आई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। लेट्स गो। यस आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। भूख चालक है तो भोजन क्या है? तो सभी जानते हैं, हमने हल्का सिद्धांत पढ़ा है। भूख एक क्या है गाइज? भूख एक ड्राइव है। तो भोजन उसका क्या है गाइज? तो भोजन क्या है? उद्दीपन है, स्थायी भाव है, संचारी भाव है, संवेग है। भूख को हम क्या बोलते हैं? चालक। चालक का दूसरा नाम है दोस्तों, हम सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको बोलाया, प्ररोध। दोस्तों आपने क्रम देखा है। यस, तो भोजन क्या है? हम सभी जानते हैं दोस्तों, भूख लगने पर वह वस्तु जो, भाई भूख क्या है? मैंने आपको बोला दोस्तों कि एक आदमी के पास एक जन्म लेती है। दोस्तों अभी हम सब लोग जानते हैं हल्का सिद्धांत। अभी एक बार देखते हैं क्या उसने कहा। जब तक आपके पास कोई जरूरत नहीं है, आप कहां हो? साम्यावस्था में। अभी आपने देखा क्या? साम्यावस्था, संतुलित अवस्था। उसके बाद एक जन्म लेगी क्या? आपको डिस्टर्ब करने के लिए क्या जन्म लेगी? आवश्यकता। वह क्या है? भोजन। और उन्होंने कहा कि भोजन नहीं भगाता, अभी आप नहीं भाग रहे हो, भगाता है आवश्यकता से पैदा हुआ प्रणोद, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूख। तो इसलिए प्रणोद क्या है? भूख। इसी को चालक भी बोलते हैं। और दोस्तों ये आदमी तब तक भागेगा जब तक इसको वो चीज न मिल जाए जिसकी इसे जरूरत है। इसे प्रोत्साहन, संपोषक, और दोस्तों इसे कहते हैं उत्तेजक। तो दोस्तों यहां ये है भोजन की प्राप्ति। क्या? भोजन की प्राप्ति। इसलिए गाइस हम सभी जानते हैं यहाँ पे भोजन क्या है? उद्दीपन है दोस्तों। तो भोजन क्या होगा? उद्दीपन होगा, स्टिमुलस होगा। राइट, इसको आइसोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनेंगे, जब एक व्यक्ति प्रथम बार अफीम खाता है, और दोस्तों मजेदार कहानी, बहुत मजेदार कहानी। जब एक व्यक्ति प्रथम बार अफीम खाता है तो उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है, परंतु जब वह अफीम खाने का अभ्यस्त हो जाता है तो उसकी प्रसन्नता या सुख बहुत कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को किस सिद्धांत में रखा जा सकता है? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, प्रणोदन सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। दोस्तों बहुत बहुत ही मजा आएगा। आई इसको दोस्तों अभिप्रेरणा का एक बड़ा मजेदार सिद्धांत है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, और वो ये है गाइस, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। इसका उत्तर है, और यह दिया है किसने? सोलोमन। देखेंगे सोलोमन एवं कोरविट ने। सोलोमन एवं कोरविट ने, देखेंगे एक बार, कोरविट ने, सोलोमन एवं कोरविट ने, इन दोनों ने दोस्तों क्या कहा? इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु आपको कुछ समय तक के लिए ही प्रेरित कर सकती है, बाद में उसी वस्तु को लेकर आपके अंदर दुखद अनुभव हो सकते हैं और आप उससे प्रेरित होना बंद हो सकते हैं। जैसे
दोस्तों एक आदमी अफीम खा रहा है, शुरुआत में नशे में दोस्तों उसको बहुत मजा आएगा, अरे यार वाह यार अफीम खाने में बड़ा मजा आ रहा है। और दोस्तों जब अफीम का गलत प्रभाव उसके शरीर पर पड़ना शुरू हो जाएगा, अफीम उसको प्रोत्साहित करना बंद कर देगी। इसे क्या बोलते हैं? विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। देखिए क्या उदाहरण है, प्रथम बार अफीम खाता है। देखिए दोस्तों ऐसे समझाता हूं, जैसे 6 साल की उम्र तक, 5 साल की उम्र तक बच्चे को खिलौने बहुत प्रेरित करते हैं दोस्तों। जैसे ही 12-14 साल का हम हो जाते हैं, याद करके हंसते हैं, करे यार कल हम खिलौने के लिए झगड़ा करते थे यार, खिलौना क्या है, कुछ नहीं गाइज। तो आपने क्या देखा यहाँ, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। आज की बुद्धिमत्ता बचपन की जिद पर विरोध कर रही है, इसलिए इसको दोस्तों हम विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत कहते हैं। और इसे किसने दिया है? हमारे सोलोमन एवं कोरविट में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। यस, ये दोस्तों सिंपल सी बात है, कोई भी चीज कुछ समय बाद हो सकता है आपको प्रेरित करना बंद कर दे और उसके विपरीत विचार हो जाए, तो यह क्या हो गया दोस्तों? विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। क्या बोलते हैं? विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। यस यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत क्या कहलाता है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, या फिर एक तत्व सिद्धांत? पहले एक बार देखते हैं दोस्तों, इसी बहाने थोड़ा सा ज्ञान भी लेंगे। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत क्या कहलाता था? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सी विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, डी एक तत्व सिद्धांत। आइए दोस्तों हम जानते हैं मूल प्रवृत्ति। हम सभी जानते हैं दोस्तों, आप उत्तर जानते हैं। एक बार आपको उत्तर देने का आपका एक रिएक्शन टाइम होता है जो मैं हमेशा आपको देता हूं और मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं चाहूंगा आप जरूर अपने रिएक्शन टाइम को यूटिलाइज करें। तो आइए एक बार देखते हैं दोस्तों इसको। यस, आइए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत गाइज। तो हम सभी जानते गाइज कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने, अर्थात यह फ्रायड का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। अगला, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है गाइज? फ्रायड ने दिया है। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत अभी मैंने आपको बोला है, इसे सोलोमन एवं कोरविट ने दिया है। किसने दिया है? सोलोमन एवं कोरविट ने दिया है। और एक तत्व सिद्धांत दिया है किसने? बिने टर्मनस्टर ने। किसने? बिने टर्मन ने। दोस्तों आप देख सकते हैं सही उत्तर क्या है, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों वह सिद्धांत, फ्रायड ने कहा हमारे निर्णय होश हवास से कम अचेतन से ज्यादा प्रभावी होते, इसलिए उसने कहा वह सिद्धांत जिसमें चेतन मन के बजाय अचेतन मन पे ज्यादा महत्व दिया गया, ऐसे सिद्धांत को हम साइको एनालिसिस के नाम से जानते हैं, मनोविश्लेषण के नाम से जानते हैं। बी फॉर इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आइए। एक व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है, उसे क्या कहा जाएगा? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, शून्यमुखी, उभयमुखी। आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एकांत में यकीन करता है, उसे आप क्या कहेंगे? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। और हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। ऐसे आदमी को हम कहेंगे क्या? ऐसे व्यक्ति को हम सब लोग कहेंगे, बिल्कुल सही दोस्तों, अंतर्मुखी। शर्मीला, एकांत में रहने वाला, भीड़ से कट कर रहने वाला, सिर्फ अपने आप तक केंद्रित रहने वाला, ऐसे आदमी को हम सेल्फ सेंटर्ड कहेंगे। और इसको दोस्तों हम सभी जानते हैं, यह विभाजन अभिमुखीकरण पे है और इसको दिया है किसने? कार्ल गुस्ताव युंग ने। दोस्तों किसने दिया है? कार्ल गुस्ताव युंग ने। और दोस्तों यह कहलाएगा क्या? यह उभयमुखी नहीं है दोस्तों, बहिर्मुखी नहीं है, बल्कि क्या है? अंतर्मुखी है। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आइए। अधिगम, देखिए दोस्तों सेम है, वही टाइप का क्वेश्चन। अधिगम मुझे दोस्तों बल्कि अच्छा लगा है, रिपीट हो रहा है। अधिगम का सबसे बेहतर राजमार्ग अभिप्रेरणा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गैरेट का, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक का, ऑप्शन सी गुड का, ऑप्शन डी स्किनर का। दोस्तों ये शुरू करते हैं। अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग अभिप्रेरणा है, यह कथन किसका है? गैरेट का, थॉर्नडाइक का, गुड का, स्किनर का। आइए शुरू करते हैं। यस, और हम सभी जानते हैं दोस्तों इसका उत्तर है स्किनर। सेम डेफिनेशन इन अनदर वर्ड्स। यस, इसको आई। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, मनोविज्ञान की जननी किस विषय को कहा जाएगा? आइए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान की जननी किस विषय को कहा जाएगा? ऑप्शन ए, आइए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए है समाज शास्त्र को, ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र को, ऑप्शन सी राजनीति शास्त्र को, ऑप्शन डी पर्यावरण विज्ञान को या पर्यावरण शास्त्र को। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, समाज शास्त्र की जननी, माफ करेंगे, मनोविज्ञान की जननी क्या है दोस्तों? हम सभी जानते हैं, बहुत बार, मतलब आज के लगभग 400-450 वर्ष पहले दोस्तों, बहुत समय बाद रुडोल्फ, दोस्तों जानते हैं रुडोल्फ गोल्काय ने लगभग 1590 के आसपास, देखिए दोस्तों कितनी अजीब बात है, 1590 के आसपास दुनिया में पहली बार एक शब्द का प्रयोग किया जो आज की इसके अंग्रेजी नाम है साइकोलॉजी दोस्तों। पर हम सभी जानते हैं अरस्तु, प्लेटो, सुकरात से चल रहा है क्या? मनोविज्ञान। दोस्तों एक बात तो पक्का है कि पहले इसका नाम मनोविज्ञान तो रहा नहीं होगा, इसलिए दोस्तों पहले यह फिलॉसफी का ब्रांच था। और हम सभी जानते हैं द राइट आंसर इज गाइस बी बॉम्बे। शुरुआत में दर्शन, क्योंकि दोस्तों प्राचीन यूनानी आत्मा की शुद्धता पर जोर देते थे, वो आदर्शवादी थे। प्लेटो आदर्शवाद का जनक है। मनोविज्ञान दोस्तों आत्मा का विज्ञान, आप सभी जानते हैं, इसलिए शुरुआत में किसका अंग था? दर्शन का अंग। सो बी बॉम्बे इज द राइट आंसर। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 19। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? फ्रायड, विलियम जेम्स, वॉटसन, कॉल्सनिक। लेट्स गो। यस, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए फ्रायड, विलियम जेम्स। यस, आइए शुरू करते हैं। ओके, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? फ्रायड, विलियम जेम्स, वॉटसन, कॉल्सनिक। दोस्तों मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कि विलियम जेम्स ने दोस्तों बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए, और खासकर उनकी वो बुक जो मैंने आपको लिखाई है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के लेखक दोस्तों, जिसे मनोविज्ञान की पहली प्रामाणिक पुस्तक माना जाता है। यह दोस्तों लिखा था किसने? प्रामाणिक, द फर्स्ट ऑथेंटिक बुक। हाँ, प्रामाणिक पुस्तक किसकी? मनोविज्ञान की मानी जाती है, विलियम जेम्स को। इसके अलावा दोस्तों चेतना के अध्ययन पे जोर दिया वुंट ने, क्योंकि दोस्तों जेम्स एक और चीज के जनक थे दोस्तों। जेम्स दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम है। देखिए एक बार आपको अच्छा लगेगा, प्रकारवाद के जनक भी कौन है दोस्तों? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने बहुत काम किए गाइस। और अगला आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, क्या कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मूल प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? मूल प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग देखेंगे, पहला प्रयोग, तो मूल प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग किसने किया गाइस? विलियम जेम्स ने। देखेंगे, एक बार देखेंगे, मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। प्रकारवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। तथा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो दिया है दोस्तों मैकडूगल ने, पर यह मूल प्रवृत्ति शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया? विलियम जेम्स ने। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलेंगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई इसको, यस, आई, ओके। और अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यस, आई, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, आइए देखते हैं दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था गाइज? आइए शुरू करते हैं। बहुत दोस्तों मैंने आपको सीटेट के दौरान भी कई बार पढ़ाया संवेगात्मक बुद्धि। अब दोस्तों हम 4000 पे हैं, कल हम 4600 तक गए थे। एक बार दोस्तों शेयर करिए जम करके। यस, आई, इसको संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया? जॉन मेयर ने, पीटर सेलोवी ने, गोल्डमैन ने, ए एंड बी दोनों ने। देखिए दोस्तों वही बात है, कहीं कहीं दोस्तों देखिए सेम बात। अभी हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे दोस्तों, अभी इसी बात पे चर्चा कर रहे थे और एग्जैक्ट यही बात सामने आ गई। कई बार दोस्तों, कई बार आप उत्तर जानते हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूं दोस्तों। कई पूरा मैंने आपको इसे सीटेट के दौरान दोस्तों इसको दिखाया भी था, चाहे तो आप सीटेट की क्लास में देख सकते हैं क्या कि जॉन, देखिए दोस्तों ध्यान सुनेंगे, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? गोल्डमैन ने। क्या किसने दिया है? संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है गोल्डमैन ने। लेकिन
संवेगात, जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, मैकडूगल ने, पर मूल प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग किसने किया गाइज? तो उत्तर क्या है? उत्तर है आपका क्या? विलियम जेम्स ने। ठीक उसी तरह से जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने पहली बार संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, जबकि सिद्धांत किसने दिया? गोलमैन ने। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों एक बार कंफर्म करें, हाँ सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं, फिर सुनेंगे। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने। पर इस सिद्धांत को पहल किसने प्रतिपादित किया? गोलमैन ने। इसलिए द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए एंड बी बोथ। आइए चलते हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 21 है। आइए दोस्तों, मजेदार। इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन बी वर्क बेटर देन IQ। यहां पे दोस्तों व्हाई इट कैन बेटर देन IQ। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त पुस्तक, इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि क्यों यह IQ से बेहतर है। यह पुस्तक किसने लिखी गाइज? गोलमैन ने, डॉक्टर जॉन मेयर ने, डॉक्टर पीटर सेलोवी ने, या बोथ? B and C। इसको शुरू करते हैं। यस, ओके, ओके, देखते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों यह IQ से बेहतर है दोस्तों, यह एक महान पुस्तक है डेनियल गोलमैन की। क्या इन्होंने दोस्तों यही बताया है इसमें? इन्होंने बोला, जैसा मैंने आपको दिखाया भी था दोस्तों, किसमें, जब मैं आपको सीटेट में पढ़ा रहा था बुद्धि, तो मैंने आपको बोला था दोस्तों, डेनियल गोलमैन ने कहा किसी आदमी की सफलता में 80% रोल होता है संवेगात्मक बुद्धि का, संवेगात्मक बुद्धि का। और दोस्तों मैं आपको ये सिद्ध करके दिखा सकता हूं, जबकि सिर्फ 20% रोल होता है किसका? IQ का। दोस्तों यह कह के पूरी दुनिया को चौंका डाला है किसने? गोलमैन ने। उन्होंने क्या कहा? और दोस्तों देखिए तो सही बात है, कई बार आप परीक्षा में जाना पहचाना क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और आप बड़ी अरे यार जानता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया। तो यहां पे सेम है आपकी, भैया IQ थोड़ी रातों रात घट जाएगी। दोस्तों सोचिए कितना बड़ा सिद्धांत है। IQ सेम है, पर दोस्तों घबराहट में, कुंठा में, भड़ास में, गुस्से में आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो यहां हावी है क्या? संवेगात्मक बुद्धि और हल्की पड़ रही है क्या? IQ। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डेनियल गोलमैन। वह यस करेंगे? हाँ सर हम आपकी बात समझ रहे हैं। यस, आई को यस, बिल्कुल सर। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वॉटसन ने दोस्तों पढ़ाए हुए सब क्वेश्चन है। वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्यतः कितने संवेग बताए हैं दोस्तों? ऑप्शन ए उत्तेजना, कपट और प्रसन्नता, भय, क्रोध और स्नेह। इनमें से कोई नहीं गाई। जाइए शुरू करते हैं। वॉटसन ने नवजात शिशु में कितने संवेग बताए हैं दोस्तों? आइए शुरू करते हैं। यस, हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। दोस्तों वॉटसन ने एक छोटे बच्चे का अध्ययन किया था जिसका नाम था छोटा अल्बर्ट। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? छोटा अल्बर्ट। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल अल्बर्ट। तो लिटिल अल्बर्ट का अध्ययन करके दोस्तों वॉटसन ने निष्कर्ष निकाला क्या? कि शिशु में 3 संवेग होते हैं। क्या? क्रोध, भय और स्नेह। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे। छोटा अल्बर्ट या लिटिल अल्बर्ट का अध्ययन करके वॉटसन ने निष्कर्ष निकाला कि शिशु में 3 संवेग होते हैं, क्रोध, भय और स्नेह। ये दोस्तों बार चलते हैं। तो ये रहा सी फॉर चेन्नई। और दोस्तों गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का अंतिम क्वेश्चन 23वां। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयोग होता है? अचेतन मन के, स्वप्न के, चेतन मन के, या उपर्युक्त सभी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अचेतन प्रयोजन के लिए, स्वप्न के लिए, सचेतन अभिलाषा के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी के लिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यस, आई
दोस्तों जैसा मैंने कल ही आपको बताया था कि यह भी एक ऐसा परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण है। कैसा है? प्रक्षेपी परीक्षण है। और सभी प्रक्षेपी परीक्षणों में एक बात खास होती है, सभी प्रक्षेपी परीक्षणों में एक बात खास होती है, और वो ये है दोस्तों, और वो क्या है थोड़ा एक बार देखेंगे। और वो ये है क्या कि उनका टारगेट होता है किसी चित्र इत्यादि को दिखाकर आपके अंदर छुपी हुई गंदगी को, मार काट को, काम वासना को उगलवा लेना दोस्तों। इसलिए मैंने आपको बोला था प्रक्षेपी परीक्षण डेंजरस होते हैं दोस्तों। बहुत सारे परीक्षण, टीएटी परीक्षण, सीएटी परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, रोड़सा स्याही धब्बा परीक्षण, ये सारे के सारे परीक्षण क्या हैं? प्रक्षेपी परीक्षण है। और यह अचेतन मन से ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। और बताया दोस्तों, हाउ वाज द सेशन? यस आई। कैसा रहा आज का सेशन दोस्तों? जरूर बताएं मुझे भी अच्छा लगेगा। यस दोस्तों, जस्ट 2 मिनट बाद उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ हम वापस आएंगे दोस्तों। चलिए गाइज, एक बार जरूर बताएं कैसा लगा यह सेशन। 1 मिनट में आपकी प्रतिक्रिया दोस्तों जानना चाहूंगा। यस ओके, बिल्कुल। ऐप पे है, दबाइए। बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं, आप देखा दोस्तों कई गाइज, एक बार चलेंगे देखेंगे। यस आई, बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं कि यस यस दोस्तों, कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगातार इसमें एक उछाल देते रहे दोस्तों। आइए, आपको लगातार एक उछाल देते रहे दोस्तों। और लगातार गाइज, मैं आपको शुरू से बोलूंगा कि आपको पहले ही दिन से गाइज, पहले ही दिन से, अब देखिए जैसे आप 11वीं 12वीं प्रैक्टिस देख रहे हो, हाँ, तो पहले ही दिन से मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस देखें, पहले ही दिन से प्रैक्टिस देखें। चलिए शुरू करते हैं। आइए, आइए दोस्तों, आप में से काफी लोगों ने बता कि सर हम एक बार एडमिशन प्रक्रिया बता दें। दोस्तों हल्का सा एक बार एडमिशन प्रक्रिया देखेंगे। पहला, आपको जाना है गाइज गूगल प्ले स्टोर पे, और गूगल प्ले स्टोर से दोस्तों आपको जैसे आप नॉर्मल कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, आप चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का ऐप इंस्टॉल करेंगे। और दोस्तों उसके बाद आप आसान चरणों में इसे इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट अकाउंट, मतलब आप यूँ समझो कि खुद को रजिस्टर करने की प्रोसेस। और वहाँ पे आप डालेंगे क्या? अपना नाम डालेंगे। वहाँ पे आप डालेंगे क्या? अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। वहाँ पे आप अपनी क्या डालेंगे? आईडी डालेंगे दोस्तों, मतलब आप खुद के लिए यूजर आईडी और अपना पासवर्ड खुद से बनाएं। कोई जरूरी नहीं कि कोई फ़ोन नंबर हो, यह भी जरूरी नहीं है कि यह आपका क्या हो, आपका ईमेल एड्रेस हो, ऐसा जरूरी नहीं गाइस। तो आप यूजर आईडी पासवर्ड अपनी पसंद से बनाएं। और उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपको वीडियो कोर्स होगा, और वहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप इसे रजिस्टर करेंगे, फिर आपको परचेस्ड कोर्स में जाके दोस्तों यूपीटीटी देखें कोर्स लिस्ट में, और वहाँ से इसे खरीद लें, परचेज कर लें। फिर दोस्तों आप वीडियो कैसे देखेंगे, कैसे आपको वीडियोज मिलेंगे दोस्तों? आपके इस पूरे प्रोसेस में जब आप दोस्तों होम पेज पर दोबारा ऊपर होके जाएंगे, यहाँ 3 ऐसे लाइनें आती हैं। जब आप इन्हें परचेज दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों एक ऑप्शन आएगा परचेज्ड वीडियो कोर्स। दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करके आपको लिखा रहेगा दोस्तों यूपीटीटी न्यू बैच एंड फलाना दैट्स ऑल। दोस्तों आपको क्या करना है, उसको ओके करना है। और वहाँ से आपको तमाम हिंदी लाइव क्लास, ईवीएस लाइव क्लास, मैथमेटिक्स, ये सब आपको दिखाई पड़ेगा गाइज। तो यह आपके लिए एक आसान सा प्रोसेस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर, ये हैं दीज आर द नंबर्स दोस्तों। इन द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे कॉल ऑन दीज नंबर्स 8400333260, 8400333261,
8400 में दोस्तों 62 61 63 64 उसी नंबर के दोस्तों एक्सटेंशंस हैं। और अगला है गाइज 8299310097। दोस्तों देयर इज वन मोर नंबर 9936444560। तो दोस्तों इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जस्ट दोस्तों 5 मिनट में टीजीटी की थोड़ी संपूर्ण जानकारी के साथ हम